हेलो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की बेसिक टू मास्टर सीरीज़ में। वो कहते हैं ना कि आपके शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है और अपने किसी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मतलब अगर कोई आपको लग रहा है कि ये कमज़ोर है, फिर भी उन्हें कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कब जाने वो बाजी पलट दे। उसी प्रकार से ये चैप्टर भी है। देखने में आपको लगेगा कि काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसकी जो महत्ता है वो आपको जब इसके प्रश्न दिखाएंगे तो मालूम पड़ेगी। और ये जो टॉपिक है मनोविज्ञान की शाखाएं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही, आप एक बार पढ़ बस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको लगेगा अरे ये सब फालतू की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आप पिछले सालों के प्रश्न देखेंगे, आपको जो वीडियो बताएंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये। आप हर साल में एक प्रश्न देखेंगे सिर्फ इस टॉपिक से, मनोविज्ञान की शाखाएं किसी ना किसी रूप में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसीलिए ये चैप्टर ज़रूरी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। आपको सभी को मालूम है मनोविज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, मन एवं व्यवहार से क्या लेना देना है उसका, है ना। अब हम बात करते हैं शाखाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है हमारे पास संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञान आप सभी जानते हैं, है ना। हमारे दिमाग में जो संज्ञान होता है, किसी चीज़ के ज्ञान के पहले किस तरह से आता है, वो अर्जन से, है ना। आपको कोई चीज़ का नॉलेज हुआ, फिर उसको क्या करते हैं, आप संग्रह करते हैं, फिर प्रहस्तन होता है, तथा सूचनाओं के रूपांतरण में जो वातावरण से प्राप्त होती हैं उनके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं की खोज करता है। ठीक है, इसमें प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? अवधान, अटेंशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, स्मृति, आपकी मेमोरी, तर्कना, है ना। तर्कना मतलब आपको कोई चीज़ एक्सेप्ट है या नहीं, उस पर तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णयन एवं भाषा, लैंग्वेज, है ना। तो भाषा हो गई आपकी, जो आप एनालिटिक्स करते हैं। ठीक है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं एग्जाम में आप, वो सब आप कहाँ से करते हैं? अपने संज्ञान से करते हैं। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। तो इन सब के अध्ययन के लिए क्या करते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। उनको जानना है कि सॉरी, कोई व्यक्ति है एक्स, है ना, उसका संज्ञान, और कोई व्यक्ति है वाई, इन दोनों का संज्ञान कैसे कैसे अलग है, तो वो प्रयोगशालाओं में मापते हैं। इनमें से कुछ पारिस्थितिक उपागम का भी उपयोग करते हैं, अर्थात ऐसे उपागम जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तंत्रिका वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते हैं। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, जो इस सब पे ध्यान देते हैं कि आपकी मेमोरी कैसी है, आपकी भाषा में दिमाग में कैसे काम करती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसी है, इसी सब जो बातें हैं, है ना, ये किसके साथ काम करती हैं? ये जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, न्यूरो वाले होते हैं, तंत्रिका वैज्ञानिक जो होते हैं, और कंप्यूटर साइकोलॉजिस्ट, कंप्यूटर मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, ठीक है, जिनका ध्यान कंप्यूटर पे रहता है, तो उनके साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं आगे वो देखेंगे हम, लेकिन इनके साथ मिल के काम करते हैं कॉग्निशन वाले, मतलब संज्ञान वाले। फिर आते हैं जैविक मनोविज्ञान, है ना। जैविक वाले जो हैं वो क्या करेंगे? बायोलॉजिकल वाले जो हैं वो क्या करेंगे? बायोलॉजी वाले व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंध, है ना, आपका व्यवहार कैसा है और आपकी शारीरिक व्यवस्था, है ना, आपके शरीर में आपके हाथ पैर सही सलामत है या नहीं, है ना, आपके बॉडी में जो भी जीन्स काम कर रहे हैं वो बराबर है नहीं, कैसी व्यवस्था है उनकी, उनके बीच संबंध की बात करता है। ठीक है, मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिका तंत्र, ठीक है, आपका जो दिमाग है और जो दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स या जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन्स वाले जो हैं, उनकी बात हो रही है। फिर आपकी प्रतिरोधक व्यवस्था, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, कैसा है आपका इम्यून, आपको जल्दी सर्दी लग जाती है, जल्दी खांसी बुखार हो जाता है, एवं आनुवंशिकी सहित, है ना। जैसे आपको कुछ अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके बचपन से चली आ रही है, जैसे कुछ कुछ लोगों को हमने देखा है कि जैसे ऋतिक रोशन थे, कोई मिल गया में, तो क्या थे उनकी 6 उंगलियां थी, तो क्या थे? वो जेनेटिक था, उनके परिवार में किसी न किसी की 6 उंगलियां रही होंगी। इस प्रकार से वो बच्चों में भी आ जाती हैं। ये तो हो गई हमारी फिजिकल, कि हमको दिख रहा है सामने प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ अंदर से जो होता है आपको नहीं दिख सकता, अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है। जैसे किसी को मिर्गी की बीमारी रहती है, ठीक है, तो जब वो होगी तब आपको समझ में आएगी, या फिर किसी को टेंशन रहती है हमेशा, है ना। इस प्रकार की जो बातें हैं ये कौन पढ़ते हैं? जैविक मनोविज्ञान। ठीक है, ये सब इन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। जैविक मनोवैज्ञानिक, तंत्रिका वैज्ञानिक मतलब न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वाले के साथ प्राणी वैज्ञानिक तथा मानव शास्त्रियों, है ना, जो इसका एंथ्रोपोलॉजी देखते हैं, उनके साथ भी कार्य करते हैं मिलके। तंत्रिका मनोविज्ञान न्यूरोसाइकोलॉजी अनुसंधान के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ठीक है, न्यूरॉन्स की जब बात होती है तंत्रिका मनोविज्ञान, तो ये किस टाइप की फील्ड है? एक रिसर्च की फील्ड है, जहाँ मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट और तंत्रिका वैज्ञानिक मतलब न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि दिमाग की बात, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, बायोलॉजी में आप मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, अपने दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब दिमाग के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? दिमाग में क्या है? आपके न्यूरॉन्स, तो उनके साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है,
अनुसंधानकर्ता तंत्रिका संचारकों की भूमिका, जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में तंत्रिका संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए साहचर्य युक्त मानसिक प्रकारों में इनका अध्ययन करते हैं। जो अभी आपको बताया वही, वे अपना अनुसंधान प्रकृत रूप में कार्य करने वाले मस्तिष्क के व्यक्तियों तथा शल्य मस्तिष्क वाले लोगों को प्रकारों पर विकसित तकनीकों, मतलब सिंपल सी बात है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या चेक करते हैं, दिमाग में कुछ हेमरेज तो नहीं हुआ या कुछ चोट तो नहीं पहुंच गई किसी पार्ट को, दिमाग के, ब्रेन के, मस्तिष्क के, ठीक है। तो ईसीजी करते हैं और ईईजी करते हैं, पीईटी करते हैं, एफएमआरआई करते हैं, है ना, जो बोलते हैं एमआरआई स्कैन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा, जैविक मनोविज्ञान। दो पढ़ लिए हमने, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और दूसरा जैविक मनोविज्ञान। अब तीसरा पढ़ते हैं हम विकासात्मक मनोविज्ञान, मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। आपका जन्म हुआ, उसके बाद आपका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जैसे किसी ने एक कंपनी खोली, 10 साल बाद उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, उसी में आपका मनुष्य की जब बात करेंगे तो आएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। गर्भधारण से आपकी जब माताजी ने आपको गर्भ में रखा था तब से लेके वृद्धावस्था तक, आप जब तक वृद्ध नहीं हो जाते हैं उस अवस्था तक के जीवन विस्तार के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले फिजिकल, भौतिक, सामाजिक, आपके समाज में क्या हो रहा है, एवं मनोवैज्ञानिक, आपके दिमाग में कैसे कैसे परिवर्तन हुए का अध्ययन करता है। सिंपल सी बात है, आप जब छोटे थे, एकदम छोटे, मतलब आप जब तीसरी चौथी में रहे होंगे तो आपका सपना था कि आप एस्ट्रोनॉट बने या सिंगर बने या कुछ अलग बने, है ना। लेकिन आज जो आपका सपना है वो मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। आपके जैसे 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 समझ बढ़ रही है जीवन को लेके, तो आप में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब किस में आएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान में, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों का प्राथमिक लक्ष्य यह जानना होता है कि जो हम हैं वह कैसे हुए, ठीक है। आज जो हम हैं वो कैसे हुए। बहुत वर्षों तक बच्चों एवं किशोरों के विकास पर ध्यान केंद्रित था। तो पहले क्या करते थे, बच्चों एवं जो किशोर हैं, है ना, उन पे ध्यान केंद्रित था। यद्यपि आजकल वयस्कों एवं काल प्रभावन, मतलब आजकल एडल्ट, मतलब 18 साल के ऊपर, है ना, जो लोग हैं उन पे एवं काल प्रभावन, जैसे आज सभी को चिंता किस बात की है, एक चिंता तो है कि जीवन में कुछ करना है, और दूसरी चिंता है उनको बुढ़ापे की, ठीक है, एजिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, ठीक है। हर जो महिला है, हर जो पुरुष है, वो चाहता है कि उसकी बॉडी हमेशा वैसी ही रहे, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। हर जो महिला है वो चाहती है कि उसकी सुंदरता वैसी ही बनी रहे जैसी वो मतलब अपनी किशोर अवस्था में थी, ठीक है। लेकिन संभव नहीं है ये प्रैक्टिकली, ठीक है। आप तरह तरह की क्रीम देखते हैं, वो सब क्या है, कंज्यूमर साइकोलॉजी है, ठीक है, ओके। वे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय कारकों, आप सब समझ गए कि आपके बायोलॉजिकल कारण भी होंगे, आपके समाज में जिस प्रकार से है उस हिसाब से परिवर्तन होगा आप में, ठीक है। आपके पर्यावरणीय कारक भी होंगे। मान लीजिए आप बहुत ठंडी जगह में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा कम होगी, है ना, तो आपके दिमाग भी वैसे ही काम करेगा कि ठंडी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद नहीं होंगी। लेकिन अगर आप बहुत एकदम गर्म जगह में हैं तो आपको ठंडी चीज़ें खाना या जूस पीना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कारक जो होते हैं यथा बुद्धि, संज्ञान, संवेग, मिजाज, नैतिकता एवं सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं वो किस किस तरह काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाले जो वैज्ञानिक हैं, मानव शास्त्रियों, शिक्षाविदों, टीचर्स के साथ, तंत्रिका वैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट के साथ, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के साथ, सामाजिक सोशल कार्यकर्ताओं के साथ, परामर्शदाताओं के साथ, ठीक है, काउंसलिंग वाले जो रहते हैं उनके साथ, तथा ज्ञान की सभी शाखाओं जो मनुष्य की समृद्धि एवं विकास से संबंध है। और ऐसी सभी शाखाएं जहाँ पे किसकी बात होती है, मनुष्य किस तरह बढ़ता है, मतलब किस तरह सीखता है, एवं विकास से संबंधित, उनका विकास किस तरह से होता है। तो ये सब हमको देखने मिलता है किसमें, विकासात्मक मनोविज्ञान में, ठीक है। 3 देख लिए हमने अभी तक, संज्ञानात्मक, जैविक और विकासात्मक। अब चलते हैं अगला, सामाजिक मनोविज्ञान। यह समन्वेषण करता है कि लोग अपने सामाजिक वातावरण से कैसे प्रभावित होते हैं, ठीक है, लोग दूसरे के विषय में कैसा सोचते हैं तथा उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आपके सोचने की क्षमता, सोचने की तरीका आपका अलग होगा, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपके सोचने की और सब चीज़ें अलग अलग होंगी, ठीक है। आप किस समाज में रहते हैं उस हिसाब से आपको प्रभावित होता है। अगर आप मान लीजिए आप जंगलों में रहते हैं, जैसे हमारे पूर्वज जंगलों में थे, अगर कोई जंगल में रहता है तो उसका समाज में जिस प्रकार से विचारधारा होगी उस हिसाब से उसमें परिवर्तन होंगे, ठीक है। अब कोई जंगल में रह रहा है, कोई आदिवासी है, कोई कंदमूल खा रहा है, उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, ठीक है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो शहर में रह रहा है या गाँव में रह रहा है, जिसके पास आज इंटरनेट की पहुँच है, ठीक है, जो जानता है कि पढ़ाई किस तरह से होती है, ठीक है, वो ये बात करेगा कि हाँ मुझे कोई परीक्षा देनी है, भले ही वो यूपीएससी की हो, स्टेट पीएससी या कोई बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो समाज इस तरह से हमको परिवर्तित करता है, दूसरे के विषय में कैसा सोचते हैं, ठीक है, तथा उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये सब भी उसमें आ गया। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति, आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, समरूप तथा अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता, ठीक है, आप किसकी बात मानेंगे। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, ठीक है, आकर्षण जो होता है उसकी बात हो रही है कि आप किस लोगों के प्रति आकर्षित हैं।
पॉजिटिव लोगों के प्रति या नेगेटिव लोगों के प्रति। सहायता परक व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, किस समाज में आप रहते हैं वो डिपेंड करता है। पूर्वाग्रह है ना, आक्रोश मतलब गुस्सा, सामाजिक अभिप्रेरणा, आपके समाज में क्या मोटिवेशन है। अगर आपके समाज के सभी लोग डॉक्टर हैं तो आप भी चाहेंगे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन आपके समाज के सभी लोग अगर रिक्शा चला रहे हैं तो आपका भी यही अभिप्रेरणा रहेगी मैं भी रिक्शा चलाऊं। अंतर समूह संबंध आदि विषयों में रुचि लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आप जिस समाज में रहेंगे बनी बात है कि आप अपने समाज की मीटिंग्स वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ सब आपके समाज की बात होती है, ठीक है। तो वो है सामाजिक मनोविज्ञान। मतलब अगर ऐसे मान लीजिए अगर कोई मनोवैज्ञानिक वहाँ पहुँच गया और उस समाज में जो लीडर है, जो आपको लीड करता है, उसको कुछ ऐसी बातें बोली जिससे पूरा समाज प्रभावित हो सके अच्छे रूप में, तो क्या है, ये फ़ायदेमंद है। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान भी ज़रूरी है। अंतः सांस्कृतिक मतलब क्रॉस कल्चरल, एक कल्चर से दूसरा, मतलब मराठी से गुजराती, तेलुगु से तमिल और इंडिया से कोरिया और कोरिया से जापान, है ना। क्रॉस कल्चरल एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है ये व्यवहार, विचार तथा संवेग को समझने में संस्कृति की भूमिका का अध्ययन करता है। आपका व्यवहार किस तरह से है, आपके विचार कैसे हैं और आपका इमोशन क्या है, इस सब में कौन किसकी मदद ली जाती है, संस्कृति की, ठीक है। आपका कल्चर कैसा है, ठीक है। तो इनके लिए अध्ययन होता है। इसकी मान्यता है कि मानव व्यवहार मात्र मानव जैविक विभवों की प्रस्तुति न होकर संस्कृति का भी उत्पाद होता है। तो उनका ये मानना है, ये जो पढ़ते हैं संस्कृति वाले मनोविज्ञान, इनका कहना है कि मानव सिर्फ अपना मानव और बायोलॉजिकल, ह्यूमन और बायोलॉजिकल का खाली वो एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी शो करता है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे भारतीय मूल के जो बच्चे हैं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वहाँ जाके भी जब उनके प्रोफेसर मिलते हैं तो उनके जाके पाँव छूते हैं। क्यों? अब आप समझ जाएंगे कि संस्कृति हमें किस तरह प्रभावित करती है। चलिए, इस एग्जाम्पल के अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए आप कि संस्कृति का उत्पाद कैसे हैं हम। इसलिए व्यवहार का अध्ययन उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जब चाइना के लोग या जापान के लोग जब मिलते हैं तो झुक के नमस्ते करते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं कोन्निचिवा, तो वो सब झुक के नमस्ते करते हैं। लेकिन अगर कोई भारतीय है तो वो नहीं करेगा झुक के नमस्ते। क्यों करेगा? वो कोई ब्रिटिश का है तो वो भी नहीं करेगा। जैसा कि आप इस पुस्तक के विभिन्न, ठीक है, समझ गए आप संस्कृति मनोविज्ञान। अगला आता है हमारा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। सिंपल सा है, तापमान, आर्द्रता, है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन तथा प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर जैसे भौतिक कारकों का मानव व्यवहार के साथ अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं सुनामी आ गई, कहीं पे कोलेरा आ गया, कहीं पे टाइफाइड हो गया, अभी जैसे कोरोना आया है, ठीक है, तो इसके मुताबिक, इसके वजह से मानव के व्यवहार में क्या चेंज आया। जैसे कोविड की वजह से आप लिख सकते हैं कि लोगों ने एक दूसरे के यहाँ जाना बंद कर दिया, ठीक है, अपने पड़ोसी के यहाँ जाना बंद कर दिया, ठीक है, इस तरह की बातें हुई। कार्य करने के स्थान पर भौतिक चीज़ों की व्यवस्था के स्वरूप का स्वास्थ्य। अब मान लीजिए आप किसी कॉलेज में बैठे, मतलब किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं आप, ठीक है, या कहीं कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हो सकता है वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो, वहाँ पे एयर प्रॉपर नहीं आती हो, ठीक है। हो सकता है आपको ठंडी के दिनों में भी बिना धूप के बैठे रहना पड़ता हो। तो इस सब का क्या आपके दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपका मूड ख़राब होगा, ठीक है ना, आप चिड़चिड़ापन आएगा आपको आपके पर्यावरण की वजह से। इस क्षेत्र में नवीन विषय के रूप में किस सीमा तक, है ना, कितनी देर तक उत्सर्ग प्रबंधन, जनसंख्या विस्फोट, है ना, पर्यावरण की वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। ऊर्जा संरक्षण, कैसे हम ऊर्जा एनर्जी को सेव करें, सामुदायिक संसाधनों का सक्षम उपयोग आदि जुड़े हैं जो मानव व्यवहार के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारा ऐसा काम करते हैं हम, मानव जो है वो। अगला है हेल्थ मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, रोगों के विकास, है ना, बचाव एवं निदान में मनोवैज्ञानिक कारकों, किस तरह जो रोग हैं, है ना, उनका विकास किस तरह से हो रहा है। कोरोना बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, उसके जो जीन्स हैं उसका कैसा विकास हो रहा है, उसका बचाव क्या है एवं उसके निदान क्या है ना। इनके लिए मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका पर केंद्रित होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, कोई अगर बीमारी है उसकी वजह से क्या होगा, दबाव, स्ट्रेस आएगा, अरे मैं इतनी समय से बीमार हूँ, 6 महीने से चल नहीं पा रहा हूँ। दुश्चिंता, एंग्जाइटी होगी, अरे मेरा एग्ज़ाम है, मैं तो बीमार पड़ा हूँ 10 दिनों से, ठीक है। तो हेल्थ साइकोलॉजी इस प्रकार काम करती है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की रुचि के क्षेत्र दबाव, है ना, स्ट्रेस तथा समायोजी व्यवहार, कोपिंग, स्ट्रेस कोपिंग जो बोलते हैं कि कैसे हम उसको स्ट्रेस को मैनेज करें। मनोवैज्ञानिक कारकों एवं स्वास्थ्य के बीच संबंध, है ना, जो मनोवैज्ञानिक कारण है और स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है, डॉक्टर रोगी के बीच क्या संबंध है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर बहुत खूसट है तो वो दवाइयाँ लिख के दे देगा, लेकिन रोगी को दवाई खाना पसंद ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को इंजेक्शन देना चाहिए। तथा स्वास्थ्य वृद्धि के कारकों को बढ़ावा देने वाले उपाय हैं, कि आपके स्वास्थ्य में कैसे वृद्धि होगी, किस तरह से वृद्धि हो सकती है मनोवैज्ञानिक रूप से। जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि एक एग्जांपल में कि आपको जो बीमार लोग थे उनको लिटा के दिखाया गया कि उनकी बॉडी में कैसे खून बह रहा है,
ठीक है, इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं स्वास्थ्य मनोविज्ञान के लोग। अगला है हमारे पास नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान। दुश्चिंता, अवसाद, है ना, एंग्जाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, खान-पान व्यतिक्रम, है ना, खान-पान का जो डिसऑर्डर होता है, तथा चिरकालिक पदार्थ दुरुपयोग। चिरकालिक पदार्थ दुरुपयोग क्या होता है? सब्सटेंस अब्यूज़, है ना, आप किसी चीज़ को लेके अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रमों के निदान एवं बचाव से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कई सारे लोग ड्रग्स लेते हैं या कोकेन लेते हैं या हेरोइन लेते हैं, कुछ भी प्रकार की चीज़ लेते हैं, तो वो क्या है? चिरकालिक पदार्थ दुरुपयोग। थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ऐसा ड्रग दे देते हैं कि उनको अच्छा महसूस होता है, लेकिन बाद में फिर वो जब नहीं मिलता है तो वो पागल होने लगते हैं। ठीक है, एक संबंधित क्षेत्र उपबोधन का होता है ना, जिसका लक्ष्य लोगों के दैनंदिन प्रकारों में लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने तथा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सामंजस्य बनाने में सहायता करके सुधार लाना होता है। तो उनको क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप ये सब जीवन में तो चलता रहेगा सुख दुख, लेकिन इस तरह से किस तरह से आपको इसको मैनेज करना है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का कार्य उपबोधन मनोवैज्ञानिकों के कार्य से भिन्न नहीं होता है। ठीक है, जो नैदानिक वाले हैं, काउंसलिंग वाले हैं, उनका अलग नहीं होता है उपबोधन वालों से। यद्यपि उपबोधन मनोवैज्ञानिक कभी कभी ऐसे लोगों का अध्ययन करते हैं जिनकी समस्याएं कम गंभीर रहती हैं। ठीक है, तो उपबोधन वाले क्या करते हैं? जिनकी समस्याएं कम गंभीर रहती हैं उनको देखते हैं। बहुत सी स्थितियों में उपबोधन मनोवैज्ञानिक छात्रों को उनके व्यक्तिगत समस्याओं एवं जीवन वृत्ति योजना के विषय में अपनी सलाह भी देते हैं। ठीक है, तो जो उपबोधन मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं? छात्रों को बताते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ठीक है, और आपका जो जीवन वृत्ति योजना है, आपको कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इस विषय में सलाह देते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की तरह मनोरोग विज्ञानी भी मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रमों के कारणों, उपचारों तथा उनसे बचाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक समझ गए आप कौन से होते हैं। इसी तरह मनोरोग विज्ञानी भी होते हैं। ठीक है, मनोरोग विज्ञानी मतलब मन का जो रोग है उसके जो विज्ञान की जो बात करते हैं उनकी बात हो रही है। वो क्या करते हैं, उनके कारण क्या है, उपचार कैसे होगा तथा उनसे बचाव का अध्ययन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो सिर्फ क्या दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, एवं मनोरोग विज्ञानी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास मनोविज्ञान की एक उपाधि होती है। ठीक है, तो जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है, काउंसलिंग वाले हैं, उनके पास क्या है, मनोविज्ञान की एक उपाधि है जिसमें वह कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करता है। उसमें उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है तथा वो लोगों के मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रमों का उपचार करता है। फिर उनको जो भी मनोविज्ञान से प्रॉब्लम होती है ना, उसका उपचार करता है। इसके विपरीत अब इसके अपोजिट क्या होता है, मनोरोग विज्ञानी के पास, है ना, चिकित्सा विज्ञान की उपाधि होती है। ठीक है, तो जो नैदानिक वाले हैं उनके पास क्या है, मनोविज्ञान की उपाधि है। ये देखिए, मनोविज्ञान की एक उपाधि होती है, लेकिन जो मनोरोग विज्ञानी है उसके पास किसकी है, चिकित्सा विज्ञान की उपाधि होती है। साइकियाट्रिस्ट, है ना, वो डॉक्टर है। जो मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रम के निदान हेतु वर्षों का विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होते हैं, है ना, तो उनको वर्षों का अनुभव होता है। एक व महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि मनोरोग विज्ञानी ही दवाइयों का सुझाव दे सकता है। ठीक है, तो जो मनोरोग विज्ञानी है वही दवाइयों का सुझाव दे सकता है तथा विद्युत आघात उपचार मतलब इलेक्ट्रिक शॉक तक दे सकता है एक मनोरोग विज्ञानी, जबकि नैदानिक मनोरोग वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो नैदानिक वाला मतलब निदान करना, आपकी जो समस्याएं बोलते हैं ना, हमारी समस्याओं का निदान करिए सर, तो निदान मतलब नैदानिक जो है ना, जो काउंसलिंग करता है, जबकि नैदानिक मनोरोग वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता। समझ गए आप, नैदानिक और मनोरोग वैज्ञानिक में क्या फ़र्क है। नैदानिक वाला क्या कर सकता है, सिर्फ आपको बता सकता है, उपचार कर सकता है क्या, नहीं। लेकिन जो मनोरोग विज्ञानी है वो क्या कर सकता है, आपका उपचार भी कर सकता है, आपको दवाई भी दे सकता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है। ठीक है, अब आता है औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, है ना, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। कार्यस्थल व्यवहार का अध्ययन करता है। आप किस जगह काम कर रहे हैं, उन पे कहाँ कैसा व्यवहार है उनका अध्ययन करता है। एक रेलवे के डिपार्टमेंट में अलग हो सकता है, एक LIC के डिपार्टमेंट में अलग हो सकता है, एक प्राइवेट कंपनी में अलग हो सकता है, एक सरकारी दफ्तर में अलग हो सकता है। ठीक है, तथा कार्मिकों एवं उन्हें नियुक्त करने वाले संगठनों पर ध्यान देता है। तो कौन नियुक्ति कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे कैसा व्यवहार है, उन पे बात होती है। औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग, कार्यदशा में सुधार, किस प्रकार से सुधार होगा उनकी कार्यदशा में, जल्दी जल्दी काम कैसे करा सकते हैं उनसे, तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक से संबंध होता है। ठीक है, कैसे उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, किसका प्रमोशन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, इस सब पे ध्यान देता है। उदाहरण के लिए संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक इस बात का सुझाव दे सकता है कि कंपनी एक नई प्रबंध संरचना तैयार करे। ठीक है, एक न्यू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट तैयार करे जो कर्मचारियों तथा प्रबंधक के मध्य के संवाद में वृद्धि कर सके। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बॉस है और वो एम्प्लॉई है, उनके बीच इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल कम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इन लोग क्या करेंगे, संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप एक ऐसा
मैनेजमेंट करिए अपनी टीम को, अपने कंपनी को ऐसा मैनेजमेंट करिए कि जो बॉस और एम्प्लॉई है उसके बीच आपका इंटरेक्शन बना रहे। जैसा कि हमारे कोर्स में होता है कि हमारा इंटरेक्शन बना रहता है, ठीक है, आपसे और हमारा इंटरेक्शन बना रहता है कि आप बात करते रहते हैं, इसी प्रकार से वहाँ भी होता है। औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक की पृष्ठभूमि में संज्ञानात्मक तथा सामाजिक मनोविज्ञान में प्राप्त प्रशिक्षण होता है, ठीक है। तो इन लोग क्या करेंगे, जो औद्योगिक वाले हैं वो क्या करेंगे, जो संज्ञानात्मक है सबसे पहले हमने पढ़ा था, और उसके बाद जो पढ़ा हमने सामाजिक मनोविज्ञान, इनमें भी उनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अगला आता है शैक्षिक मनोविज्ञान। इस बात का अध्ययन करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो आयु वर्ग के जो लोग हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, इस बात की डिपेंड होता है। 2 साल का बच्चा कितनी जल्दी सीखेगा, 8 साल का बच्चा कितनी जल्दी सीखेगा, इसको पढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर में डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मूलतः शैक्षिक और कार्यदशा दोनों में लोग निर्देशात्मक विधियों एवं सामग्रियों के उपयोग से कैसे प्रशिक्षित किए जाते हैं, संबंध इतना सब नहीं जानना है आपको। वे शिक्षा, उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधानों से भी संबंधित होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह शिक्षा हो रही है, किस तरह उपबोधन दिया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, और अधिगम लर्निंग कैसी हो रही है, इन मतलब क्या समस्या आ रही है के लिए सार्थक पक्षों के रिसर्च करते हैं, है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान की। इनको बच्चों को बताएं कैसे, है ना, इनकी काउंसलिंग कैसे करें, या इन लोगों को अगर कुछ याद नहीं हो पा रहा है, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनको कैसे याद कराएं, कैसे सिखाएं, इस पे एक संबंधित क्षेत्र विद्यालय मनोविज्ञान बच्चों के बौद्धिक, आपके दिमाग, सामाजिक एवं सामवेगिक इमोशनल विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने में ध्यान देता है। कौन सा, स्कूल साइकोलॉजी, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले कौन से, कोई मिल गया का ऋतिक रोशन। वे मनोविज्ञान के ज्ञान का स्कूल परिवेश में अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी को कहाँ ले आते हैं, वो स्कूल के ज्ञान में, कैसे स्कूल में वो एफिशिएंटली बताएं बच्चों को कि आपको किस तरह से फ़ायदा होगा। फिर अगला आता है क्रीड़ा मनोविज्ञान। देखिए ये सब जो बता रहे हैं आपको, ये कुछ भी फालतू नहीं है, ये सब आपको काम आएगा पेपर 2 में, इस बात को ध्यान में रखें। क्रीड़ा मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्रीड़ा निष्पादन का अभिप्रेरणा स्तर बढ़ाकर, है ना, आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, वहाँ पे मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा सुधार लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, मैस्लो की थ्योरी हो गई या कुछ भी ऐसी जो थ्योरीज हैं, उनके मदद से हम क्रीड़ा निष्पादन, है ना, जो खेल रहे हैं ओलंपिक में गोल्ड कैसे लाएं, ठीक है, उनका मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं, इस बात पे डिपेंड होता है। क्रीड़ा मनोविज्ञान तुलनात्मक रीति से नया क्षेत्र है, परंतु विश्व स्तर पर स्वीकृति पा रहा है। तो अभी कहा जाए तो ये नया नया क्षेत्र है, लेकिन जल्दी ही ये दुनिया भर में फैल जाएगा, क्योंकि हर कोई गोल्ड लाना चाहता है। मनोविज्ञान की अन्य अद्भुत शाखाएं, मनोविज्ञान के अनुसंधान, रिसर्च एवं अनुप्रयोग में अंतर्विषयक ध्यान के कारण अन्य अनेक क्षेत्र उत्पन्न हुए, जैसे वैमानिकी, है ना, एविएशन, आपको विमान उड़ाना है तो कितनी हाइट पर उड़ाना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें हैं। अंतरिक्ष मनोविज्ञान, है ना, एस्ट्रोनॉट की क्या साइकोलॉजी होती है, ऊपर जाते वक्त डर लगता है उसको कि नहीं लगता, उसके परिवार की याद आती है कि नहीं आती है, ठीक है। सैन्य मनोविज्ञान, न्यायालयिक मनोविज्ञान, फॉरेंसिक वाली जो है साइकोलॉजी, ग्रामीण मनोविज्ञान, गांव में कैसे लोग रहते हैं, उनका क्या मनोविज्ञान है, वो कितना ऊपर उठना चाहते हैं, अभियंत्रिकी मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग में कैसा मनोविज्ञान काम करता है, प्रबंधकीय मनोविज्ञान, मैनेजमेंट में कैसे काम करता है, सामुदायिक मनोविज्ञान, महिला मनोविज्ञान, ठीक है, फीमेल का मनोविज्ञान, क्या वो फेमिनिस्ट है या नहीं है, तथा राजनीतिक मनोविज्ञान कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का अभी का टॉपिक ख़त्म होता है ना। जो मनोविज्ञान और उसकी शाखाएं हैं हमने सब देख लिया, क्रीड़ा देख लिया, शैक्षिक देख लिया, औद्योगिक देख लिया, सांस्कृतिक देख लिया, सामाजिक देख लिया, नैदानिक देख लिया, विकासात्मक देख लिया, है ना, स्वास्थ्य देख लिया। तो लगभग हमने प्रत्येक शाखाएँ कवर कर ली हैं। इनको अभी हम आगे देखेंगे और डिटेल में जब हम आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेसिक टू मास्टर, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक और फंडामेंटल, है ना, उसकी बात करेंगे। उसके पहले हम बात करेंगे अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के तथ्य, ठीक है, रिसर्च और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है या किस प्रकार से काम करता है, वो देखेंगे हम अगले लेसन में। मिलते हैं, धन्यवाद।